हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से सी इंटरमीडिएट ऑडिट चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 बच्चों हम लोग काफी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। हमने सबसे बड़ा टॉपिक सबसे बड़ा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उससे पहले बच्चों आता है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट। हमने गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्या बोलती पब्लिक? यस। एनजीओ भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत बढ़िया। देन इसके बाद बच्चों हम लोगों ने सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म के बाद एलएलपी, ये सारे टॉपिक्स हमने जो है अभी तक के कंप्लीट कर लिए हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हमारा बचा हुआ है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, धोखा दे के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा बचा हुआ है। हॉस्पिटल कर लिया है, क्लब कर लिया है, सिनेमा कर लिया है। और आज बच्चों हम लोग लीजिंग, हायर परचेज और होटल करेंगे। सबसे पहले चलते बच्चों होटल के अंदर। सुनिए, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। होटल का ऑडिट ना बच्चों, पहले तो आपको बुक में पेज नंबर देखो 9.22 के आसपास होगा अप्रोक्सीमेटली। होटल का ऑडिट ना इन्होंने बड़े अलग तरीके से दे रखा है। कुछ पार्ट्स में पहले पेज पे पहुंच जाओ। हाँ, आराम से पहुंच जाओ, फिर बात करेंगे। डन? हाँ। होटल में ना बच्चों ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे डिस्कस 8 पॉइंट्स, डिस्कस 4 पॉइंट्स, डिस्कस 5 पॉइंट्स। होटल में इन्होंने छोटे छोटे सब टॉपिक्स बना के दिए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इंटरनल कंट्रोल। होटल में इंटरनल कंट्रोल को लेके आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। होटल में रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग को लेके आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। होटल में इन्वेंट्रीज को लेके आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर एक छोटा सा टॉपिक फिक्स एसेट और एक कैजुअल लेबर और ट्रैवल एजेंट एंड शॉप्स। इस तरीके से बच्चों कुछ पार्ट्स में जो है आपका होटल वाला टॉपिक बटा हुआ है। इवन इंटरनल कंट्रोल में भी एक टॉपिक है जैसे कि पिलफ्रेज। अब पिलफ्रेज पे ही आपसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इंटरनल कंट्रोल में बच्चों इन्होंने ऐसा भी कर रखा है कि आपको बोलेंगे पिलफ्रेज और रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल और टैक्स कंप्लायंस पे लिख दो। आई होप आप लोग समझ गए कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है और क्वेश्चंस भी डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अच्छा जी 8 पॉइंट लिखने जी, ठीक है जी 8 पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बच्चों ने होटल के टॉपिक को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड किया। उन सब पार्ट्स के अंदर भी छोटे छोटे पॉइंटर्स डाले हुए हैं, राइट। अगर बाई चांस ये 8 पॉइंट पूछ भी ले तो घबराना नहीं है, आपने हर टॉपिक में से 2-2 पॉइंट निकाल के लिख के आ सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? डन? आ जाओ जी। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों ऑडिट ऑफ होटल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल वाले पॉइंट के बारे में। अब इंटरनल कंट्रोल में सब पॉइंट्स कितने, जरा ध्यान से देखिएगा। एक है पिल्फरिंग, एक है ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज, रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल, टैक्स कंप्लायंस और ऑडिटर्स चैलेंज, राइट। ये हमारे पास इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। मैं आपको सारे समझाऊंगा। पिल्फरेज बच्चों क्या होता है? पिल्फरेज मतलब होता है थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी। मेरे साथ साथ पिल्फरेज मतलब क्या होता है? थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी। और होटल में बच्चों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पिल्फरेज को लेके हमें चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है। पिल्फरेज का मतलब समझ में आना चाहिए। पिल्फरेज, पिल्फरिंग बोले तो थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटीज में चोरी होना इज पिल्फरेज। अब होटल में बच्चों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी हो जाती है। हमारा अखिलेश एक दिन गया और अखिलेश भाई साहब जिस होटल में जाता है वहां से कोई ना कोई सवर्नर लेके आ जाता है, किसी का चम्मच, किसी की चादर, किसी का वो क्या बोलते हैं जो बात के बाद पहनते हैं, वो जो भी रोब वगैरह इसे बोलते हैं, राइट। ये सारी चीजें अखिलेश वहां से लेके आता रहता है। तो आप पिल्फरेज समझ रहे हैं ना कि कितना कॉमन है। तो अब आप अगर बच्चों कभी 5 स्टार होटल में गए हो तो जो बहुत बड़े 5 स्टार होते हैं वो इन सब चीजों पे गेस्ट को परेशान नहीं करते, लेकिन कुछ 5 स्टार्स की पॉलिसी है, खासकर जहां पे अखिलेश रहता है वहां तो जरूर पॉलिसी बनाई गई होगी। क्या पॉलिसी बनाई गई होगी? जरा ध्यान सुनिएगा कि भाई आपने कभी देखा जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं रूम से तो वो आपको बोलते हैं कि रूम चेक करवा रहे हैं एक बार। तो रूम चेक करवाना एक इंटरनल कंट्रोल है कि भाई सब रूम में सब चीजें वैसी की वैसी हैं या नहीं। एक बच्चों उनका बार भी होता है। कभी कभी आपने देखा एक होटल के अंदर छोटा सा मिनी बार लगा होता है जिसमें मिनी बार में चीजें रखी होती है, ओरियो के बिस्किट, कुछ नमकीन वमकीन, थोड़ी बहुत सॉफ्ट ड्रिंक, थोड़ी बहुत हार्ड ड्रिंक्स, और उनके रेट जो है 3 टाइम्स दी नॉर्मल रेट होते हैं। तो वो भी चेक करवा रहे होते हैं कि बार में आपने कुछ कंज्यूम तो नहीं किया। और साथ साथ में वो आपको ऐसे बोलते थोड़ी ना कि हम चेक कर रहे हैं कि आपने चोरी करी कि नहीं करी है, बट वो चेक कर लेते हैं। तो पिल्फरेज का मतलब क्या है? थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी। पिल्फरेज को रोकने के लिए मैनेजमेंट को क्या बनाना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल। बताइए, इतनी बात समझ में आती है? कम ऑन, यस और नो? और जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल कंट्रोल मैंने आपको दिखाया भी कि बिफोर द गेस्ट इज चेकिंग आउट द होटल स्टाफ मस्ट चेक दैट वेदर एवरीथिंग इज देयर और नॉट। अखिलेश का तो बस नहीं चला, एक दिन ये बैग के अंदर टीवी भर के लाने की कोशिश कर रहा था। होटल में गया, ऐसे टीवी पसंद आ गया, टीवी उठा के ले आता हूं, बैग के अंदर आया नहीं बच्चों को, राइट। पिल्फरेज बच्चों सिर्फ और सिर्फ गेस्ट से नहीं, कभी कभी होटल स्टाफ भी कर लेता है। अब ये सोचिए कि होटल के पास कितनी जबरदस्त इन्वेंट्री होगी फूड एंड रिलेटेड आइटम्स की, और बहुत सारे बर्तनों की, बहुत सारी और चीजों की कितनी जबरदस्त इन्वेंट्री जो है 5 स्टार होटल को मेंटेन करनी पड़ती होगी कि जब भी क्लाइंट कुछ मांगता है, कस्टमर कुछ मांगता है, गेस्ट कुछ मांगता है, वो लेके आ जाते हैं।
तो वहां पे बच्चों पिलफरेज के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, कम ऑन टेल मी, चांसेस होते हैं। आई होप पिलफरेज पे हमने काफी डिस्कशन कर दिया। पिलफरेज बच्चों क्या होता है, थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये एक मेजर प्रॉब्लम है होटल में, एंड इसलिए इंटरनल कंट्रोल जो बहुत क्रूशियल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल टू मिनिमाइज द लीकेज ऑन द पिलफरेज? द मैनेजमेंट। पिलफरेज को बच्चों आप ऐसे भी ले सकते हैं, ध्यान सुनिए, मैंने आपको पिलफरेज के सारे एंगल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पिलफरेज को आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि रेवेन्यू में लीकेज, बोलिए किसमें लीकेज, रेवेन्यू में लीकेज, क्योंकि कई बार होटल्स में कैश में पेमेंट हो रही होती है, तो हो सकता है भाई सब जो स्टाफ है वो किसी के साथ कॉल्यूड करके जो है वो रेवेन्यू आगे जाने ना दे, अपनी पॉकेट में रख ले। ऐसे दिल्ली में एक केस निकल के आया था कि शायद 3-4 साल तक एक व्यक्ति होटल के स्टाफ के साथ कॉल्यूड करके वो फ्री में रहा 5 स्टार होटल के अंदर, सोच के देखिए आप, है ना। तो इसलिए बच्चों क्या बोलते हैं, कमांडर में जल्दी बोल दो, हाँ जी, इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई आपको पिलफरेज पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको पिलफरेज का हर एस्पेक्ट समझा दिया। आई से ने तो सिर्फ इतना सा बोला है कि भाई पिलफरेज एक प्रॉब्लम है, इंटरनल कंट्रोल क्रूशियल है, मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल बनाना चाहिए पिलफरेज को मिनिमाइज करने के लिए। डन, इजी पीजी, बहुत बढ़िया। देन ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्या है सर, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, अगेन आपको बहुत कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई जाने की कोशिश करी जा रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसको भी। देखिए ये क्या कह रहे हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट देखना है हर सेल पॉइंट। अभी हर सेल पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, भाई होटल की इनकम बहुत तरीके से होती है। आप कभी आए फरीदाबाद में, अगर आप लोग बच्चों 90+ मार्क्स लेके आएंगे तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा आपके पसंद के बढ़िया से 5 स्टार होटल में, आपके परिवार के साथ बढ़िया डिनर करवाने के लिए। ओके, तो हम लोग जब जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे रेस्टोरेंट अलग होता है, बार अलग होता है, फिर उसके बाद बच्चों इनकी ना होटल्स की मेंबरशिप भी होती है कि आप लोग स्विमिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो होटल्स को, राइट, आप लोग स्पा लेना चाहते हो, स्पा समझते हो कि नहीं समझते हो बेटा तुम लोग? कुछ नहीं बेटा, वो फिजियोथेरेपी वाला ही काम होता है, बस थोड़ा सा इंजॉयमेंट ज्यादा होती है वहाँ पे, राइट। हम मसाज लेना चाहते हो, ठीक है, स्पा लेना चाहते हो आप लोग, और बहुत सारे तरह की फैसिलिटीज आपको जो है होटल्स के अंदर मिलती है, राइट। तो हर सेल काउंटर से आपने देखना है, हर सेल पॉइंट से आपने देखना है कि भाई हर सेल पॉइंट से कितने की सेल हो रही है, ताकि हम लोग क्या कर पाए, हम उन अकाउंट्स को रिव्यू कर पाए। कोई डेविएशन है, डेविएशन मतलब कोई हमें बजट से अलग जाता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड से अलग जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए क्या ले पाए, एक्सप्लेनेशन ले पाए। डन, आ जाइए प्लीज। लड़कों को सारी तरह के मसाज के नाम पता है, सब लिखते जा रहे हैं। नलायकों कभी अच्छा भी सोच लिया, लड़कों तुम्हारा डिफॉल्ट मोड ही गलत है। गाजियाबाद के स्पा में पुलिस ज्यादा जाती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कभी कभी बच्चों कोई प्रोफेशन ऐसे बदनाम हो जाता है और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से बदनाम हो जाता है। मैं आपको बस ये बोल सकता हूँ, क्योंकि आप हम सब मान रहे हैं कि 18 साल से ऊपर है ना भाई, कोई 18 साल से नीचे का तो नहीं है ना, हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 स्टार के स्पास में जाते तो वहां कुछ ऐसी ओछी हरकतें नहीं होती है, कोशिश भी मत कर लेना, वहीं तुम्हें बेटा पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे गाजियाबाद, फरीदाबाद और ये जो लोकल स्पा खुले होते हैं, तुम वहां पे जो जा के हरकतें करने की सोचते हो, वो हरकतें यहाँ पे मत कर लेना 5 स्टार के अंदर, ठीक है। यहाँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉल होता है, बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं, समझे। अखिलेश तो खुश हो रहा होगा, हाँ आ जाओ प्लीज इधर देखो, बस करो यार, बस करो प्लीज। तो इंटरनल कंट्रोल में पिलफरेज हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज में कुछ नहीं, आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स हर सेल पॉइंट के जो है वो मॉनिटर करने हैं। हाँ जी, आपने ट्रेडिंग अकाउंट हर सेल पॉइंट के जो है मॉनिटर करने हैं, इससे आप लोग सक्सेस को भी मॉनिटर कर पाएंगे कि कहां से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके, द ऑडिटर शुड रिव्यू दीज अकाउंट्स, एग्जामिन डेविएशन एंड ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर की बात नहीं चल रही है, बिल्कुल बात चल रही है ना। आ जाओ देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जरा साथ दीजिएगा। रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल, व्हाट इज दिस रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल? देखो आप लोग जब बच्चों किसी भी इवन किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो ना, आप किसी अच्छे फाइन डाइन में जाओ, हमारे यहाँ फरीदाबाद में बच्चों बहुत ही जबरदस्त फाइन डाइन है यहाँ पे, पिंच ऑफ स्पाइस। अगर कोई आगरा से है तो उसको भी पता होगा, पिंच ऑफ स्पाइस नाम से, आई थिंक दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी एक अच्छा इनका फाइन डाइन खुला हुआ है। तो पिंच ऑफ स्पाइस में जब आप जाते हैं भाई, वहां का खाना है बहुत ही टेस्टी। मैं आपको बता रहा हूँ हाराजौरी गार्डन, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों के कैसे काम करती है सारी चीजें। एक बंदा आएगा आपको ऑर्डर लेगा, फिर वो ऑर्डर जाके ना वहां पे लगा देता है। किचन तो आपको देखने को मिलती नहीं है, तो आपको वहां पे जो ना जाके ऑर्डर लगा देता है, फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट बिलिंग होती है। बन गया आपका बच्चों टॉपिक। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है, एक तो आपका किचन ऑर्डर टिकट है और एक आपकी बिलिंग है। दोनों को क्या करोगे बैठ के, जल्दी बोलो बेटा, दोनों को क्या करोगे बैठ के, रिकनसाइल, है ना। आ जाओ। सो ऑडिटर शुड वेरीफाई रेस्टोरेंट बिल विद केओटी। केओटी क्या है, किचन ऑर्डर टिकट। तो रेस्टोरेंट बिल को आपने केओटी के साथ क्या करना है, वेरीफाई। हम रिकनसाइल लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेसिक रिकॉर्ड्स इंश्योरिंग प्रॉपर कंट्रोल्स आर इन प्लेस। तो ऐसा ना हो कि भाई सेल तो हो रही है और रिकॉर्ड नहीं हो रही है। रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल का मतलब क्या है
कि सेल तो हो रही है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इसके लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, सैम्पलिंग बेसिस पे किचन ऑर्डर टिकट्स उठानी चाहिए और आपके रेस्टोरेंट के बिल्स उठाने चाहिए और उनको वेरीफाई करना चाहिए। ओके, आ जाइए। देन टैक्स कंप्लाइंस, इसमें तो बहुत ही बेसिक है और मैंने आपको शायद जीएसटी पढ़ाते समय बताने की भी कोशिश की थी कि बेटा सबसे ज्यादा टैक्स चोरी रेस्टोरेंट में होती है। रेस्टोरेंट में जीएसटी की चोरी दब के होती है। पता है कैसे? आप में से कोई भी जीएसटी का क्रेडिट ले ही नहीं सकता उसका, मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, फूड आइटम्स पे क्रेडिट क्या है, ब्लॉक्ड है। कम ऑन, यस और नो? तो मैंने जाके भाई साहब सेवन किया बटर चिकन, कढ़ाई पनीर एटसेट्रा का, भाई उसमें बिल आया लंबा चौड़ा और उसके बाद उस पर जीएसटी भी लगा। अब आप बताइए जीएसटी का क्रेडिट मैं लूंगा क्या? आंसर इज नो। होटल को पता है जीएसटी का क्रेडिट कोई लेता नहीं है, तो भाई साहब होटल वाले क्या इसमें बहुत ज्यादा झोल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑडिटर को बोला जा रहा है, ऑडिटर ये इंश्योर करना कि टैक्स कलेक्टेड ऑन फूड एंड ऑक्यूपेशन आर पेड टू दी प्रॉपर अथॉरिटीज। अभी ऑक्यूपेशन यहाँ पे कहां से आ गया? हम सिर्फ रेस्टोरेंट का ऑडिट थोड़ा ना कर रहे बेटा, हम तो 5 स्टार होटल का ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशन मतलब जो किराए पे आपने रूम्स वगैरह दी है उनके भी तो आप लोगों को क्या पे करने पड़ेंगे, उनको भी तो बच्चों आप लोगों के उन पे जो टैक्स कलेक्ट है वो भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, आ जाइए। देन ऑडिटर का चैलेंज क्या है? ऑडिटर को कोई खास चैलेंज नहीं है। पहले बताओ ये 4 पॉइंट याद होते हैं आप लोगों को? यस सर। पहला था पिलफरेज, दूसरा था ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, तीसरा है रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल और चौथा आता है टैक्स कंप्लायंस। ऑडिटर का चैलेंज ये है कि भैया देखो, अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक होंगे तो ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? ऑडिटर को अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिटेल में करने पड़ेंगे। दैट्स इट। और ये बात हमें बचपन से पता थी कि जब कंट्रोल्स वीक होंगे तो टेस्ट ऑफ डिटेल हम लोग ज्यादा करेंगे। कम ऑन, यस और नो? आइए, कैसे लिखा है? Weak internal control may pose a serious problem for auditors. They must rely on gross margin shown by accounts. इस लाइन को देख के घबराना मत। इन शॉर्ट अब ऑडिटर को बच्चों किस पर रिलाई करना पड़ेगा? अकाउंट्स पे, और जिसकी वजह से उनको ऑडिट टेस्ट क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट टेस्ट? अरे टेस्ट ऑफ डिटेल बाबू, टेस्ट ऑफ डिटेल, एंड पॉसिबली रिपोर्ट द क्वालिफिकेशन इफ डिस्क्रिपेंसी रिमेन्स व्हाट? अनएक्सप्लेन्ड। राइट? तो कोई भी खास बात नहीं है, कोई भी बच्चों इसके अंदर खास बात नहीं है, बस टॉपिक लेंथ से आपको डराने की कोशिश करेगा। ऑडिट ऑफ होटल्स चल रहा है, होटल्स में पहला पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के अंदर बच्चों 5 सब पॉइंट है, 5वां तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत ही बेसिक था। सबसे पहले होटल में प्रॉब्लम क्या आती है? पिलफरेज की। फिर हमें क्या चेक करना है? पॉइंट ऑफ सेल से सारी की सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी है। फिर बच्चों हमें रेवेन्यू साइकिल पे कंट्रोल्स चेक करने, रेवेन्यू साइकिल्स पे कि सारे रेवेन्यूज प्रॉपर्ली हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं, और फिर हमें टैक्स कंप्लायंस चेक करनी है। राइट? तो पिलफरेज, ट्रेडिंग अकाउंट, रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल, टैक्स कंप्लायंस, और आखिरी में तो डायलॉग बाजी करके आनी है कि वीक कंट्रोल होगा तो ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम होगी। ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम क्या होगी? कि उसे टेस्ट ऑफ डिटेल जो है वो ज्यादा करने पड़ेंगे, उसे अपने प्रोसीजर जो है ज्यादा डिटेल में लगाने पड़ेंगे। इजी पीजी, बोलिए, बिल्कुल सिंपल था। क्लास 10th की स्कूल ट्रिप से होटल के पिल्लो लेके आए हुए थे। वाह, अपने अपने पाप बता रहे सारे, बहुत बढ़िया बच्चों। आ जाओ प्लीज। सेल, अभी अखिलेश ने आपको बताया नहीं इसके साथ क्या हुआ वैलेंटाइन में। वैलेंटाइन पे इसने होटल का रूम सबलेट किया। इसने उम्मीद किया था कि वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आए। फिर वहीं पे खड़ा हो गया होटल के बाहर, हमारा वाला रूम ले लो जी, हमारा वाला रूम ले लो। एनीवेज, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग, लो भाई लो, आ जाओ। अब रूम सेल्स और हॉल बुकिंग को लेके, हाँ जी, रूम सेल्स और हॉल बुकिंग को लेके क्या क्या चीजें चेक करनी है। मेरी आवाज अजीब सुन रही है? मुझे तो अजीब सी लग रही है, हिमेश रेशम में जैसी आवाज लग रही है मुझे तो, अपनी ऐसे एक नाक बंद है तो अजीब सी निकल रही है आवाज, बट कोई बात नहीं, आ जाओ साथ में रहना बच्चों जरा। रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग। अब रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग में आपको क्या क्या करने को बोला जाएगा? भाई यही देखना है कि भाई जो रूम आपने रेंट पे चढ़ाया है उनका किराया प्रॉपर्ली आपने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। हॉल बुकिंग कब होती है? भाई किसी की सगाई है, किसी की शादी है, कोई पार्टी है। सोचो आप लोगों ने सब में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया? आप लोगों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी किसी बढ़िया 5 स्टार के अंदर। तो बेटा ये सब चीजें होटल के लिए रेवेन्यू है, और ये सब चीजों का ऑडिट हम लोग कैसे करेंगे यही पढ़ने जा रहे हैं। आइए, नंबर 1, मतलब कोई खास बात नहीं है इनके पास, तो देखो बातें कैसे करते हैं। रूम सेल चार्जेस आर पोस्टेड बाय रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस और नाइट मैनेजर। अब हम क्या करें इस इंफॉर्मेशन का कि रूम सेल चार्जेस कौन पोस्ट करता है? अच्छा कर दिए। ऑडिटर का काम ये है कि भाई ये देखें, करेक्ट गेस्ट नंबर्स आर चार्ज फॉर द करेक्ट पीरियड। बस ऑडिटर ने ये देखना है, कम ऑन, करेक्ट गेस्ट नंबर्स आर चार्ज फॉर करेक्ट पीरियड, मतलब भाई जितने समय के लिए रूम रेंटल्स पे थे वो जो है करेक्टली उनसे बिल चार्ज किया गया। अब इसके लिए क्या करेगा? सैंपल बेसिस पे बच्चों कुछ इनवॉइसेस उठाएगा, सैंपल बेसिस पे कुछ इनवॉइसेस उठाएगा और चेक कर लेगा कि भाई 4 दिन की इनकी बुकिंग थी तो 4 दिन के लिए इनसे चार्जेस लिए गए कि नहीं लिए गए। और अगर उसे डिफरेंस मिल गया, इन्वेस्टिगेटिंग, नैयर कहाँ है? नैयर, नैयर भाई, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? जल्दी बताओ नैयर बाबू। हाँ, एग्जामिन, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो एग्जामिन करेगा डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड स्टैंडर्ड रूम रेट टू इंश्योर दैट दे हैव बीन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। मतलब अगर भाई किसी को बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो आपका जो स्टैंडर्ड रूम रेट था,
कि इतने का कम से कम चार्ज होगा ही रूम का, लेकिन उससे अगर कम प्राइस में बच्चों रूम मिला था तो हम लोग उसे एग्जामिन करेंगे कि भाई ये प्रॉपरली ऑथराइज था या नहीं था। हेलो 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 हेलो, बात समझ आती है? लीजिए, इन्वेस्टिगेट डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड स्टैंडर्ड रूम रेट टू इंश्योर दैट दे हैव बीन प्रॉपरली ऑथराइज। मेरे साथ साथ जुड़ेंगे बच्चों। पहली लाइन जबरदस्ती की, भाई रूम रेंट कौन कौन पोस्ट कर सकता है? रिसेप्शनिस्ट पोस्ट कर सकता है, फ्रंट ऑफिस और नाइट मैनेजर। यहाँ पे सारे के सारे बच्चों तुम्हारे लिए क्या रख देंगे, मान लो हॉटस्टार पे सीरीज आई है, उसमें रिसेप्शनिस्ट है, फ्रंट ऑफिस है और नाइट मैनेजर तो सीरीज है ही बेटा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑडिटर क्या चेक करेगा? भाई गेस्ट को करेक्ट पीरियड के लिए चार्ज किया गया है नहीं किया गया है, गेस्ट को करेक्ट पीरियड के लिए चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया है। साथ में देखेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड रेट है और जो हमारे चार्ज रेट है उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी डिफरेंस तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेट से कम पे चार्ज किया गया है तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए? प्रॉपरली, कम ऑन, डिस्काउंट क्या होना चाहिए? प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए। आइए, हाउसकीपर डेली रिपोर्ट, क्या क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। मैं तो बच्चों जब ये टॉपिक तैयार करता हूँ तो मैं हमेशा सोच लग जाता हूँ, तो मैं होटल में कहता है ये सब हो रहा था कि नहीं हो रहा था। एक्चुअली में होता है। हाउसकीपर कौन होते हैं बच्चों? जब आप लोग अपने रूम से बाहर चले जाते हो घूमने फिरने के लिए तो फिर अचानक से 2-3 लोग आते हैं भाई साहब बड़ी सी वो ट्रॉली लेके और तुम्हारा रूम वैसे ही सजा के चले जाते हैं जैसे वो पहले था। वो हो गए हाउसकीपर। अब हाउसकीपर की रिपोर्ट से भी आप लोग क्या है वो ऑक्यूपेशन निकाल सकते हो कि भाई कितने रूम जो है वो उस ऑक्यूपाइड थे और उसके हिसाब से फिर आप लोग उनका रूम रेंट कैलकुलेट कर सकते हो। हाउसकीपर प्रिपेयर डेली रिपोर्ट ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स एंड बेड्स, भाई उसने कितने बेड सही किए, कितने रूम्स उसने क्लीन किए, उसकी रिपोर्ट होगी। उसको आप मैच करके देख सकते हो कि जो इन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है वो सही है या नहीं। ऑडिटर नीड सफिशिएंट रिपोर्ट टू टेस्ट अगेंस्ट गेस्ट रजिस्टर एंड इंडिविजुअल बिल्स। तो ऑडिटर क्या करेगा? हाउसकीपर की रिपोर्ट को अगेंस्ट चेक कर लेगा, किससे? गेस्ट रजिस्टर से और इंडिविजुअल बिल से। दैट्स इट। कुछ नहीं बच्चों, होटल के कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हाउसकीपर क्या करता है? हाउसकीपर डेली रिपोर्ट्स बनाता है ऑक्यूपाइड रूम्स के। ऑडिटर क्या करेगा? उसकी डेली रिपोर्ट को पकड़ेगा, गेस्ट रजिस्टर को पकड़ेगा और इंडिविजुअल बिल्स को पकड़ेगा। तीनों को आपस में रिकंसाइल करके देख लेगा ये सब मैच हो रहा है आपस में या नहीं। और अगर बच्चों मैच नहीं हो रहा होगा तो ऑडिटर का एक काम है एक्सप्लेनेशन देना। डन। तीसरा, ये बच्चों थोड़ा सा पॉइंट टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट आपको 1 मिनट में समझ आएगा, पहला चांस मैं आपको दूंगा। ऑडिटर शुड इंश्योर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस एट द बैलेंस शीट डेट। सही जवाब देने वाले को अभी ऑन द स्पॉट 251 रुपए का यूपीआई मिलेगा। असर्शन बता दो। अरे चिराग भाई एकदम MS धोनी से भी तेज भाई, क्या बात है चिराग। भेजो, अभी भेजो बेटा, जल्दी से अपना यूपीआई अभी के अभी भेजो। तुम्हें लाइव क्लास में आज तुम्हें मैं यूपीआई दे रहा हूं, जल्दी बताओ। 1 मिनट में उस बंदे ने भाई सर 1 मिनट तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने। चिराग जल्दी भेजो, जल्दी से एकदम टकाटक। सोचो बच्चों सोचो कौन सी सेशन लग रही है। पढ़ने में डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। रविंदु वेरी गुड, राधिका वेरी गुड, संजीव बहुत बढ़िया, चिराग भेज दो, नलायक मैसेज भेज दो। तुम्हारा टेलीग्राम खोल के बैठा हूं मैं, जल्दी भेजो मैसेज। आंसर है बच्चों इसका सही जवाब जो है वो है क्या? वो है कट ऑफ। देखिए बैलेंस शीट डेट पे कितने रुपए का वो बोला था बच्चों? पहले मैंने जल्दी बताओ कितना प्राइस बोला था मैंने इसके ऊपर? 1 रुपए नलायको, 251 बोला था मैंने, 251। ये लो भाई, ये लो, डन। साउंड ऑफ मनी, टिन 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 टिन। ओके जी, डन। चलो बहुत बढ़िया हो गया, आपके पास पहुंच गए हैं यूपीआई आपका, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बच्चों जरा आ जाएं और मेरे साथ सुने, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑडिटर शुड इंश्योर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस एट द बैलेंस शीट डेट। क्या कहने का मतलब बेटा? भाई बैलेंस शीट डेट पे आपको जरूर देखना है क्या? OIP, इसे होटल के टर्म से OIP बुलाते हैं बहुत प्यार से, कि OIP देख लो, ऑक्यूपेशन इन प्रोग्रेस देख लो। इससे क्या पता लगा पाओगे कि कितना रेवेन्यू आपने इस ईयर में रिकॉर्ड करना है और कितना रेवेन्यू आपने इस ईयर में रिकॉर्ड करना है। इन शॉर्ट आप लोग ये पता लगा पाओगे कि रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द राइट अकाउंटिंग पीरियड। और राइट अकाउंटिंग पीरियड से क्या डील करता है बेटा? कट ऑफ डील करता है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ क्या ना, बोल दो राइट। तो प्लीज 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 बच्चों प्लीज ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का। लिखने के लिए कुछ भी लिख दो भाई, ऑडिटर इंश्योर करेगा प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ OIP एट द बैलेंस शीट डेट, बट आपको पता होना चाहिए ना क्यों इंश्योर करेगा? ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो राइट पीरियड में जो है वो क्या हो? रिकॉर्ड हो।
आइए, रिकॉर्ड ऑफ बुकिंग हॉल एंड प्रीमाइसेस, ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। आपने क्या देखना है भाई, आप हॉल बुक करते हो, कोई प्रीमाइस बुक करते हो स्पेशल पार्टी के लिए, तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्या होंगे, विजुलाइज कर लो, एक रजिस्टर मेंटेन होगा कि भाई मिस्टर ए ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो है वो 3 मई से 5 मई तक के लिए हॉल जो है बुक किया था। ओके, तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हॉल के, या कोई प्रीमाइस आपने बुक किया स्पेशल पार्टीज के लिए। ऑडिटर मस्ट इंश्योर रिकवरी इज बेस्ड ऑन द टैरिफ। अगेन वेरी जेनरिक पॉइंट, रिकवरी इज बेस्ड ऑन द टैरिफ का मतलब क्या है कि भाई जो रेट्स बेस रेट है उन पे रिकवरी हो रही हो। उससे कम पे हुई है तो मैं तो 1 पॉइंट और बना दूंगा, इससे बताओ। अगर उससे कम पे हुई है तो मैं 1 पॉइंट और बना दूंगा। आप लोग भी बनाने की कोशिश करो। अगर टैरिफ रेट से कम पे रिकवरी करी है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, वेरी गुड नंदनी, यही है बच्चों स्मार्ट वर्क। ऑथोराइजेशन चेक कर लेंगे कि प्रॉपरली ऑथराइज है कि नहीं। कम ऑन, बात समझे कि नहीं, कम ऑन बोल दो, आ जाओ। एक बार दोबारा से बच्चों चलते हैं रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग पे। रूम सेल एंड हॉल बुकिंग पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रूम सेल चार्जेस कौन पोस्ट करता है, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस, नाइट मैनेजर। अच्छा बढ़िया हो गया जी। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, करेक्ट गेस्ट नंबर, करेक्ट पीरियड, करेक्ट गेस्ट नंबर, करेक्ट पीरियड। फिर डिफरेंस देख लेंगे किसमें, स्टैंडर्ड रूम रेट में और चार्ज रूम रेट में। अगर डिफरेंस है तो उसे क्या करने वाले हैं, कब उसे क्या करने वाले हैं, जल्दी बोलिए। हम लोग उसे इन्वेस्टिगेट करने वाले, बोले तो एग्जामिन करने वाले हैं, बोले तो हम लोग उसे रिकंसाइल करने वाले हैं। इज दैट क्लियर, बोल दो यस सर। हाउसकीपर डेली रिपोर्ट, हाउसकीपर अपनी डेली की रिपोर्ट बनाता है, कितने ऑक्यूपाइड रूम्स थे, कितने बेड्स थे, उनके हिसाब से। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट को गेस्ट रजिस्टर से और इंडिविजुअल बिल से रिकंसाइल कर लेगा। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ ओआईपी। ओआईपी क्या है बेटा, ऑक्यूपेशन इन प्रोग्रेस एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कितनी ऑक्यूपेशन इन प्रोग्रेस थी, उससे हमें जो है करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पता चल जाएगा। रिकॉर्ड्स ऑफ द बुकिंग हॉल एंड प्रीमाइसेस, कुछ भी नहीं। अगर आपने कोई हॉल के लिए बुकिंग ली थी, कोई प्रीमाइसेस के लिए बुकिंग ली थी, कोई स्पेशल इवेंट्स के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग चेक कर लेंगे कि भाई इनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है नहीं, और कहीं भी फंस जाओ तो स्टैंडर्ड रेट चार्ज किया है या नहीं किया है। और आगे लिखना चाहते हो अगर स्टैंडर्ड रेट से कम चार्ज किया है तो चेक प्रॉपर ऑथराइजेशन वाज देयर और नॉट। डन। आइए इन्वेंट्री को लेके बस बच्चों टॉपिक खत्म होने वाला है। होटल वाला टॉपिक बड़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट था, हम लोग इसको बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे, डोंट वरी एट ऑल। इन्वेंट्री को लेके बच्चों क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब ये आपको वैसे तो सच बताऊं आता है, इन्वेंट्री के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, ब्लैंक तो नहीं छोड़ के आओगे। बस भूमिका देखो, इन्वेंट्री इन होटल स्पेशली फूड एंड बेवरेज आर पोर्टेबल एंड सेलेबल। पोर्टेबल एंड सेलेबल यानी दे आर प्रोन टू थेफ्ट बच्चों, दे आर प्रोन टू थेफ्ट। एक वाइन की बॉटल एक होटल में काम करते हुए व्यक्ति का मन करा आज तेरा भाई जो है वाइन पिएगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, उसने वाइन की बोतल उठानी है, उसमें थोड़ी वाइन डालनी है, अपनी छोटी बोतल के अंदर ले जानी है, फिल फ्रिज। क्या बोलती पब्लिक, है ना। तो याद रखें होटल में बच्चों जो इन्वेंट्री होती है वो कैसी होती है, पोर्टेबल और सेलेबल। यानी कि पोर्टेबल मतलब आसानी से इधर उधर ले जाई जा सकती है, और हाईली सेलेबल होती है, कोई किसी को बेच भी सकता है। रिक्वायरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर कंट्रोल। ओके, तो बस आपको दिखाना है कि भाई इट इज वेरी वल्नरेबल टू थेफ्ट। एंड इसके लिए बच्चों में क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर, हाँ जिसके लिए हमें क्या चाहिए, कमांड भी जल्दी बोलिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कंट्रोल के लिए। ऑडिटर क्या टेस्ट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी फॉर इन्वेंट्री मूवमेंट एंड ट्रांसफर, दैट्स इट। कितना आसान बना दिया इन्होंने, कितनी बातें हो सकती थी लेकिन कितनी छोटी छोटी बातें लिखी है। इन्वेंट्री इन होटल इज पोर्टेबल एंड सेलेबल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मुझे रिकॉर्ड कर ले। बस जैसे ही ये बोला ऑडिटर का काम फिक्स। ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर वही डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा भाई साहब। अब डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज की होती है, इसमें आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो इस समय। परचेज करा है तो बेटा पहले परचेज ऑर्डर गया होगा, फिर इन्वेंट्री इन हुई होगी, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए होंगे, गुड्स रिसीव नोट इशू हुआ होगा, याद आ रही है सारी बातें, गुड्स रिसीव नोट इशू हुआ होगा, वहां से इनवॉइस आया होगा, यहाँ से पेमेंट हुई होगी, कम ऑन बोल दो हाँ कहना। फिर एक जगह बच्चों इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते होंगे, कितनी इन कितनी आउट। एक बंदा ऑथराइज होगा जो आउट कर सकता है, एक बंदा ऑथराइज होगा जो उसको फिर रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो ये होगी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। देन इन्वेंट्री सिक्योरिटी एंड वैल्यूएशन लीजिए। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेंट्री मस्ट बी इन, आगे आप बोल दो, आगे आप बोल दो, मजा आ जाएगा, जो बोलोगे मान जाऊंगा मैं। इन्वेंट्री मस्ट बी इन सेफ कस्टडी, सबसे सिंपल, इन्वेंट्री मस्ट बी इन सेफ कस्टडी। प्रॉपर वहां पे इंटरनल कंट्रोल होनी चाहिए कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा इन्वेंट्री को उठा के ना ले जाए बिना प्रॉपर वर्ड्स आप लोग बोलो मजा आएगा, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन अप्रूवल। गेटिंग अ पॉइंट। तो मैं आधे सेंटेंस बोल के रुकता हूं ताकि आप लोग एंगेज हो जाओ बच्चों, और देखो आपके वर्ड मैच कर रहे हैं। आइए देखते हैं। लॉक्ड स्टोरेज एरिया, लॉक्ड से क्या हो गया, सिक्योरिटी, शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या
ये ना गोल्डन लाइन है एक तरीके से, आपको एक एक एस्पेक्ट दिखा रहे हैं कि भैया सिक्योरिटी, लॉक स्टोरेज, अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिपार्टमेंटल मैनेजर, ताकि क्या बचा सके, किस चीज के रिस्क को कम कर सके, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। लॉक्ड स्टोरेज एरिया, सुपरविजन बाय डिपार्टमेंटल मैनेजर, ताकि हम लोग क्या बचा सके, अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचा सके। आ जाइए, जाते जाते वैल्यूएशन की बात कर ली, वो तो बच्चों इन्वेंट्री है तो होगी। असेस द रीजनेबलनेस ऑफ इन्वेंट्री फिगर्स कंसीडरिंग इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एंड परफॉर्म प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन टेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग। तो आप ऑडिटर ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को भी चेक करना है। ऑडिटर ने फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग करते समय, यानी फिजिकल इन्वेंट्री जब हो रही होगी तो वो एक बेसिक आइडिया लगा सकता है, अच्छा इतने इनके पास बॉटल्स पड़ी है, ये इनका जो है कॉस्ट प्राइस है, ये इनकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, दैट्स इट। ओके, तो रीजनेबलनेस ऑफ इन्वेंट्री फिगर्स को हम लोग देख लेंगे और साथ साथ में वैल्यूएशन को हम लोग चेक कर लेंगे और कैसे और क्या करेंगे, प्राइस एंड कैलकुलेशन टेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग। प्राइस एंड कैलकुलेशन टेस्ट समझ गए कि ओके इतनी इन्वेंट्री है, इतना प्राइस है, इतनी वैल्यू है, निकाल सकते हैं आप लोग इन्वेंट्री, प्राइस और वैल्यू। लीजिए, ये होगी बच्चों इन्वेंट्री की बात है। क्विकली आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। इन्वेंट्री इन होटल पोर्टेबल सेलेबल, इन्वेंट्री इन होटल पोर्टेबल सेलेबल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और बच्चों ऑडिटर क्या टेस्ट करेगा, वही डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। दूसरी बात, इन्वेंट्री सिक्योरिटी एंड वैल्यूएशन। सिक्योरिटी कैसे कैसे, लॉक्ड स्टोरेज एरिया डिपार्टमेंटल मैनेजर के सुपरविजन में हो ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। वैल्यूएशन में क्या बोलोगे, वैल्यूएशन में रीजनेबलनेस चेक कर लो, वैल्यूएशन चेक कर लो, एक काम और कर लो, प्राइस एंड कैलकुलेशन टेस्ट कर लो ड्यूरिंग दी फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग, दैट्स इट। आइए बस फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है बच्चों, खत्म होने वाला है। अब तो जो टॉपिक्स बचे वो नाम के टॉपिक से बच, फिक्स एसेट, कैजुअल लेबर, ट्रैवल एजेंट इन शॉप्स। आइए फिक्स एसेट, होटल्स में हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर फिक्स एसेट लाइक सिल्वरवेयर एंड कटलरी। मतलब क्या कहना चाहते हैं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। इट इज पॉसिबल कि भाई होटल अपनी कटलरी को, कुछ होटल्स फिक्स एसेट की तरह दिखाते हैं, कुछ एसेट बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाते हो, और कटलरी में भी कुछ पार्ट को वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाते हो, कुछ को वो फिक्स एसेट की तरह दिखाते हो। तो अब यहाँ पे ऑडिटर का काम क्या है कि भैया ये ऑडिटर पॉलिसी चेक करे, इनकी पॉलिसी सही है नहीं, कैपिटल कैपिटल की तरह रिकॉर्ड होना चाहिए, रेवेन्यू रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होगी। डन, आ जाओ जी। सो hotels may have different accounting policies for fixed assets like silverware and cutlery. Different accounting policy मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ होटल उसे एक्सपेंस दिखा देंगे, कुछ एसेट कुछ होटल उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। तो ऑडिटर को उनकी पॉलिसी समझनी चाहिए और चेक करना चाहिए। देखिए, ऑडिटर शुड इंश्योर डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री आइटम एंड टेस्ट अधेरेंस टू दीज डेफिनेशन। मतलब किसको आप इन्वेंट्री में लाते हो, किसको आप इन्वेंट्री में नहीं लाते हो। होटल से वो पूछेगा बताओ भाई आपकी पॉलिसी क्या है, इन्वेंट्री के अंदर कब आएगा और फिक्स एसेट के अंदर कब जाएगा। सर सिल्वरवेयर और कटलरी का मतलब क्या है, सिंपल भाषा, बर्तन भाई बर्तन, यूटेंसिल। ओके, आ जाओ। देन एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, ऑडिटर शुड वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, माइनर रिनोवेशन, रीडेकोरेशन आर ट्रीटेड एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मेजर ऑल्टरेशन और एडिशन है दे शुड बी व्हाट, कैपिटलाइज्ड। इजी इजी, हाँ जी। तो याद रखे बच्चों, सबसे पहले ऑडिटर को समझना है कि इनकी पॉलिसी क्या है, किसको लेके, सिल्वरवेयर और कटलरी को लेके, डन, बर्तनों को लेके जो इनके मेजर किचन के उस चीजों पे खर्चे होते हैं। फिर वो देखेगा कि भाई डिटेल डेफिनेशन बता दो, मैं चेक कर लूंगा उसी के हिसाब से आपने प्रॉपर क्लासिफिकेशन करी है या नहीं करी है। क्लासिफिकेशन याद आई थी कि नहीं आई थी, क्लासिफिकेशन वाली सेशन तो चल रही है, राइट। फिर उसके बाद बच्चों एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, बस ये देख रहे हैं कि जो माइनर हुए, जो रूटीन नेचर के रिपेयर मेंटेनेंस है वो रेवेन्यू में जाए, जो बेटा मेजर ऑल्टरेशन है, मेजर डेकोरेशन है, मेजर रिनोवेशन है, 10 रूम और बनवाए होटल ने, 10 रूम और बनवाए होटल ने, बताइए ये कहां पे जाएगा, ये बेटा कैपिटलाइज हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आ जाओ कैजुअल लेबर। अब कैजुअल लेबर को लेके क्या पंगा है, इधर देखो बच्चों, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। कैजुअल लेबर मतलब भाई साहब फर्जी बिल, फर्जी एक्सपेंसेस मतलब टैक्स से। सर कैजुअल लेबर मतलब फर्जी बिल क्यों, भाई इनका कोई पीएफ वीएफ नहीं होता, इनका टीडीएस भी नहीं बन रहा होगा। और होटल इंडस्ट्री में कैजुअल लेबर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्यों हिस्सा होता है, क्यों भाई, अचानक से जरूरत आ गई कोई पार्टी में, भाई साहब हमें जो है सर्विंग करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो ये क्या करेंगे भाई साहब, उठा लाएंगे कैजुअल लेबर, बोलो हाँ कहना। और बच्चों बात को समझो, नहीं है जरूरत तो भी कैजुअल लेबर का बिल तो आ ही सकता है, नहीं समझे। कैजुअल लेबर का बिल आएगा तो क्या होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। आइए जरा समझिए, द होटल इंडस्ट्री हेवीली रिलाइज ऑन कैजुअल लेबर विद ऑफन इनएडिक्वेट वेज पेमेंट रिकॉर्ड्स। देखिए
होटल इंडस्ट्री किस पे रिलाई करती है? कैजुअल लेबर पे हेविली रिलाई करती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? इनएडिक्वेट, मैं हट जाता हूँ, इनएडिक्वेट वेज पेमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब अरे भाई कैजुअल लेबर को कौन ढूंढने जा रहा है? छोटे छोटे अमाउंट के, भाई साहब बहुत सारे कैश पेमेंट्स होंगे, रिकॉर्डिंग उनकी कम होती है। ऑडिटर को इंश्योर करना है नो डिफेल्केशन, डिफेल्केशन मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गबन नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है। नो डिफेल्केशन अकर्स बाय सजेस्टिंग प्रॉपर कंट्रोल्स टू दी मैनेजमेंट। तो ऑडिटर ने ये देखना है कि किसी तरह की कोई भी हेरा फेरी ना हो, और उसके लिए ऑडिटर प्रॉपर कंट्रोल सजेस्ट भी कर सकता है। ऐसे बोल दो जल्दी से, ऐसे बोल दो जल्दी से। अब तो ऐसे में बात करा करो मेरे साथ। ऐसे 265 गुड राधिका जी। वरुण नैयर दुष्ट पापी 620 कहां से आ गया इसमें? कह रहा 620 वो ऑडिटर का एक्सपर्ट था, नायक। मयूरी 260 नहीं बेटा 265 बोलो, क्योंकि हम स्पेसिफिकली कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, राइट। अब आ जाएंगे 2-3। अच्छा मयूरी को तो बड़े प्यार से जवाब दिया, नैयर को तो आपने एकदम कोनी मार के गिरा दिया था। दोनों को कोई लगेंगे। डन है यहां तक? जल्दी बोलिए। आखिरी पॉइंट क्या है बच्चों? ट्रैवल एजेंट एंड शॉप। अभी ट्रैवल एजेंट एंड शॉप क्या है? सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मुद्दे की बात तो ये है बच्चों, इसमें दो बातें आनी चाहिए कायदे से। एक तो आपने देखा है कि होटल बुकिंग जरूरी नहीं है कि आप होटल की वेबसाइट पे जाके करो, आप मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो, और booking.com भी होती है, और क्या क्या होता है, और भी बहुत सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो भाई वहां से टाइम पे रेवेन्यू आ जाता हो एज पर दी क्रेडिट टर्म्स। उनके आपके साथ क्या एग्रीमेंट है आप वो चेक करोगे, ऑडिटर चेक करेगा। अच्छा एमएमटी के साथ ये एग्रीमेंट है कि जैसे ही कस्टमर पैसे देगा उसके बाद तुरंत पैसा नहीं आएगा, जब कस्टमर यहाँ पे अपना पूरा स्टे करके चला जाएगा उसके बाद जो पैसा मिल जाएगा। तो क्या क्रेडिट टर्म्स है, उसके हिसाब से प्रॉपर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये शॉप्स क्या होती है बच्चों, ये भी मैं आपको समझा दूं। ये लोग क्या बोलेंगे उसको भूल जाते 2 मिनट के लिए। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों के कई 5 स्टार होटल में आप देखेंगे शॉप्स भी बनी हुई होती है, वहां से भी रेंटल आ रहा होता है उनको, राइट। तो उसके बारे में आप प्रॉपर वाउचिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं, राइट। आइए ये ट्रैवल एजेंट्स के बारे में क्या बोलते हैं जरा देख लेते हैं जल्दी से। ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम ट्रैवल एजेंट्स और बुकिंग एजेंसीज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलाउड। सिंपल सी बात, एक ही चीज में फोकस है, मनी इज रिकवर्ड, मनी इज रिकवर्ड एज पर दी टर्म्स। ओके डन। Then commission paid to this agent should be checked by referring to the relevant agreements। फिर से वही एग्रीमेंट पढ़ो, सब कुछ काम हो जाएगा। एग्रीमेंट को वर्ड को ध्यान में रखें, वहीं से आपको पेमेंट टर्म्स पता चल जाएंगे, वहीं से आपको कमीशन पता चल जाएगी। डन बोली हाँ कहना। लीजिए बच्चों यहाँ आके हमारा ऑडिट ऑफ होटल जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था पर धीरे धीरे करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बताया बच्चों ये स्पेशल टॉपिक है, इसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल के 5 पॉइंट्स बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा जी पिलफरेज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज चेक करेंगे, रेवेन्यू साइकिल कंट्रोल, टैक्स कंप्लायंस एंड ऑडिटर को चैलेंज क्या आने वाला है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ कहना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग की ऑडिट कैसे करोगे, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग की ऑडिट कैसे करोगे ये बताओ। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जी रूम सेल और गेस्ट बिल कौन कौन जो है वो पोस्ट कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके नाइट मैनेजर कर सकते हैं, या फिर आपके फ्रंट ऑफिस वाले पोस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद करेक्ट गेस्ट नंबर्स, करेक्ट पीरियड, डिफरेंस है आपके स्टैंडर्ड रूम में, स्टैंडर्ड रूम रेट में और चार्ज रूम रेट में, तो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको अच्छे सारे पॉइंटर्स फिर लिख के आने पड़ जाएंगे। क्लैरिटी है इस पे? जल्दी बोलिए सर। डिफेल्केशन का मतलब एक बार और बता दो। अरे भाई चोरी, गबन, हेरा फेरी। ओके आ जाइए इस टॉपिक को बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया कि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि अरे हमने कवर ही नहीं किया, लेकिन इसको अब आप सेकेंड टाइम यहां से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन वीडियो से कवर करेंगे। डन बोलिए। लीजिए आज के बच्चों 2 और टॉपिक है हमारे पास, और वो 2 और टॉपिक कौन कौन से हैं वो है बच्चों हमारे पास लीज एंड हायर परचेज। मेरे साथ साथ हाँ जी अनुभूति आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। लीज एंड हायर परचेज बच्चों पहले एक बार टॉपिक निकाल लें जल्दी से, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आपका फेवरेट काम करने वाले हैं। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लीज एंड हायर परचेज, लीज कहाँ गया लीज हमारा, ये रहा लीज एंड हायर परचेज। ये बच्चों हमने जो है वो कवर करने हैं अब, ठीक है। तैयार हो? बोलो हाँ के ना। यस सर। चलो भाई चलो, अब हम लोग पढ़ने वाले ऑडिट ऑफ लीजिंग ट्रांजैक्शन। हमने ब्रेक लिया एक छोटा सा, उसमें हमने बहुत सारी बातें करी, और हमारी क्लास में बच्चों एक स्पेशल गेस्ट भी है, मैं आपको मिलवा देता हूँ स्पेशल गेस्ट से। और ये लीजिए वो रहा हमारा स्पेशल गेस्ट। ये स्पॉटलाइट कैसे होगा? हाँ ये रहे हमारे स्पेशल गेस्ट आज।
ये भी जो हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये देखो ये ऑडिट पढ़ के बच्चों कहीं ना कहीं तो जाने की कोशिश कर रहा है जीवन पे। एनीवेज चलिए, आइए बच्चों, आइए ऑडिट ऑफ लीजिंग ट्रांजैक्शन हम लोग जो है करना शुरू करते हैं। स्पॉटलाइट रिमूव कर दूं मैं, प्लीज प्लीज प्लीज, आइए प्लीज। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक प्यारा सा आपके लिए चार्ट बनाया है, इधर देखो। बस इतने से पॉइंट है जो आपको लीज ट्रांजैक्शन में चेक करने होते हैं। लीज ट्रांजैक्शन क्या होती है? आपके पास एक मशीन की जरूरत थी, आपके पास उतना पैसा नहीं था, मेरे पास वो मशीनरी थी, मैंने वो मशीनरी आपको किराए पे दी, राइट। बेसिक बात यही है, आप लोग अब मुझे क्या देते हैं? रेंटल देते हैं। इसमें बच्चों दो तरह की लीज हो सकती है, एक फाइनेंशियल लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है। फाइनेंशियल लीज जनरली जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह के केस में यूज होती है, उसका मैं आपको डिफरेंशिएट अलग से करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि हम लीजिंग ट्रांजैक्शन का ऑडिट करने जा रहे हैं और बेहद ही बेसिक पॉइंट्स इन्होंने लिखे। जैसे कि पहला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं कि भाई लीजिंग कंपनी है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक कर लो कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लीजिंग वाला पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा होगा कि लीजिंग का बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो लीजिंग का बिजनेस कैसे कर रहे हैं, राइट। राधिका वेरी गुड। सब बच्चों साथ में स्टैंडर्ड्स लगाने की कोशिश करा करो। AS 19 तो सबने बोला ही, लेकिन अब ध्यान से देखें यहाँ पे 315 भी तो आया गया, ऐसे 315 बच्चों, ऐसे 315, ये है ऑडिटर की नजर। कैसे बच्चों ऐसे 315 कैसे? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बात समझ आइए, बात समझ आई सबको जो मैंने बोली? तनिष्का, संजीव, हाउ ऐसे 315 इज एप्लीकेबल हियर? Because SC 315 tells us to understand the entity and its environment and internal control, and therefore हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? हम लोग कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज देख रहे हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज अलाउ भी करता है लीजिंग या नहीं करता है। अगर बच्चों नहीं करता होगा तो वो अल्ट्रा वायरस, याद है आपको अल्ट्रा वायरस, है ना? तो अल्ट्रा वायरस वाली बातें लग जाएंगी। देन लेसी क्रेडिट एनालिसिस, अब ये क्या है? आपको बच्चों सब आता है, मेरी बात को सुनिए। लेसी क्रेडिट एनालिसिस, लेसी का, अच्छा लेसर लेसी तो आपको पता है, इतना तो मैं अज्यूम कर लूं। मेरी मशीनरी है, मैं लेसर हूं, मैंने आपको दिया है, आप लेसी हो। अब मेरी बात को ध्यान सुने बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ क्या कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लोगे जिसमें वो आपको पर मंथ पेमेंट करने के लिए कह रहा है? नहीं, आप पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करोगे। बोलो, पहले आप उसकी क्या चेक करोगे? क्रेडिट वर्दीनेस, ये टर्म याद रखिएगा। बोलिए क्या चेक करेंगे? क्रेडिट वर्दीनेस। असेस द लेसीज, असेस द लेसीज क्रेडिट वर्दीनेस। कहां चला गए? उठ के एक मिनट देना जरा। हाँ, assess the creditors, assess the lessee's credit worthiness including credit history and collateral। वो आपको सिक्योरिटी में क्या दे रहा है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पुरानी क्या रही है। एंड लीज होगी तो बच्चों एक चीज तो जरूर होगा, लीज एग्रीमेंट बनेगा। लीज एग्रीमेंट में आप लोग क्या क्या चीज चेक करोगे? वैसे तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए। आप बच्चों कोई भी लीज एग्रीमेंट उठाओ, लेसर और लेसी की डिटेल होगी वहां पे, नंबर 1। नंबर 2, लीज के टर्म्स लिखे होंगे। नंबर 3, पेमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। कम ऑन, बोल दो हाँ कहना। नंबर 4, कुछ बच्चों रिस्ट्रिक्शंस या राइट्स दे रखे होंगे, जैसे सबलेटिंग कर सकते हैं कि नहीं। व्हाट इज सबलेटिंग? मैंने आपको मशीनरी रेंट पे दी, आप आगे मशीनरी रेंट पे दोबारा दे सकते हो या नहीं दे सकते। सबलेटिंग, मैंने आपको लेट आउट किया, आप आगे लेट आउट कर रहे हो, सबलेटिंग। कम ऑन। तो देखिए लीज एग्रीमेंट, इसमें क्या देखेंगे? पार्टी की डिटेल, इक्विपमेंट की डिटेल, लोकेशन, कहां पे इक्विपमेंट यूज होने वाला है, लीज टर्म्स, पेमेंट डिटेल, इक्विपमेंट रिटर्न होगा या नहीं होगा, सबलेटिंग, रिस्ट्रिक्शन एंड लेसर्स राइट। डन, बोलिए हाँ कहना। बच्चों पॉइंट बहुत आसान है, ये टॉपिक तो सुपर इजी है। सबसे पहले क्या चेक कर लिया आपने? एवरीवन, बिना देखे बोलो। सबसे पहले क्या चेक कर लिया? ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद भाई सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस। उसके बाद लीज एग्रीमेंट उठा के देख लिया, उसमें तो सब कुछ लिख सकते हो आप लोग। लीज एग्रीमेंट में डिटेल्स होती है, लोकेशन होता है, पेमेंट टर्म्स होते हैं, यूज टर्म्स होते हैं कि वापस आएगा एसेट या नहीं आएगा, राइट। आपके राइट्स डिस्कस किए हुए थे। एंड फाइनली लीज प्रपोजल रिव्यू। ये लीज प्रपोजल रिव्यू क्या है? देखो बेटा, लीज की कंपनी काम कैसे करती है। आप जब जाओगे ना कि हमें ये मशीनरी लीज पे चाहिए, तो वो आपको एक ऑफर बनवाएगा आपसे कि आप हमें लिख के दो कि आपको ये मशीनरी लीज पे चाहिए, किस लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? रिव्यू लेसीज प्रपोजल फॉर लीजिंग इक्विपमेंट। आप इसे ऑर्डर की तरह भी देख सकते हो, ऑफर की तरह भी देख सकते हो। ओके। इनवॉइस रिटेंशन, इंश्योर सेफ कीपिंग ऑफ द लीज इनवॉइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। कितनी बेसिक बात है कि भाई मैं लेसर हूं, मैं लीज कंपनी हूं, तो मेरे पास लीज की डॉक्यूमेंटेशन मुझे संभाल के रखनी है। दैट्स इट। ओके। लीज एक्सेप्टेंस लेटर, एग्जामिन लेसीज कंफर्मेशन ऑफ इक्विपमेंट रिसीट एंड कंडीशन। विजुलाइज करो, मैं लेसर हूं, मैं आपके पास प्लांटर मशीनरी डिलीवर करके आ रहा हूं, तो बेटा आपसे कुछ नोट भी तो लूंगा कि प्लांटर मशीनरी सही कंडीशन में रिसीव हुई है मुझे। कम ऑन, यस और नो, वो भी मुझे संभाल के रखना चाहिए। इन शॉर्ट पूरी लीज की बच्चों एक फाइल बनती है जिसके अंदर लीज एग्रीमेंट होगा, लीज रिलेटेड सारे कागजात होंगे। लीज एग्रीमेंट हमने ऊपर चेक कर लिया, उससे सब और क्या क्या कागजात होंगे? प्रपोजल होगा, इनवॉइस रिटेंशन होगा, एक्सेप्टेंस लेटर होगा, एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। बताओ वैसे तो इंश्योरेंस किसको करवाना पड़ेगा, लेसर को या लेसी को? आप लोग बताओ चैट में। ऐसे केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा? बेटा लेसर को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। मेरी मशीनरी में आपको रेंट पे दे रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसका इंश्योरेंस करूं।
राइट। तो वही बोल रहे हैं कि भाई चेक लेसर्स पोजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपीज रिलेटेड टू दी लीज इक्विपमेंट। अगर बच्चों ध्यान से देखो तो डॉक्यूमेंट में सारा काम निपट गया है। डॉक्यूमेंट में एक तो लीज एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद बच्चों क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास और थे, लीज का प्रपोजल हो गया, लीज का प्रपोजल हो गया, लीज एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, और साथ बच्चों हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। बोलिए हाँ कहना। ठीक है जी, ये चार तो डॉक्यूमेंट हमारे पास एज इट इज है। एक हमारे पास इनवॉइस हो गया लीज का, लीज इनवॉइस। तो लीज का सबसे पहले हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों, एग्रीमेंट, फिर उसके बाद लीज का प्रपोजल, लीज का इनवॉइस, लीज का एक्सेप्टेंस लेटर, और साथ साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी। सारे पॉइंट्स आपके फाइल में, ये सब कुछ एक फाइल में लगा होगा। ऑडिटर फाइल को चेक कर लेगा, लीज एग्रीमेंट दिखा दो जी, लीज का प्रपोजल कैसे आया था, लीज का इनवॉइस आपके पास है कि नहीं है, लीज का आपका एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ है, आपको जो उन्होंने रिसीविंग दी होगी, और साथ साथ में उससे रिलेटेड इनवॉइस पॉलिसी दिखा दो। और उससे ऊपर तो कुछ था ही नहीं, ये तो बेसिक बात है। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक कर लिया, लेसी का हमने क्रेडिट एनालिसिस कर लिया, और साथ साथ में लीज एग्रीमेंट टर्म्स हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। डन, इजी। बोलिए, इतना आसान टॉपिक, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का कि एक लीजिंग कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, बताओ क्या पॉइंट ध्यान रखोगे। सबसे पहले क्या देखने वाले हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कम ऑन यस और नो। उसके बाद तो बच्चों सिर्फ क्या खोलो, फाइल खोल दो, और फाइल के अंदर क्या क्या होगा। अच्छा, एक हमने लेसी क्रेडिट एनालिसिस भी कर लिया, उसके बाद फाइल खोल दो, लीज एग्रीमेंट होना चाहिए फाइल के अंदर, लीज का इनवॉइस होना चाहिए, लीज का प्रपोजल होना चाहिए, उसके बाद आपका लीज का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, और आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल होनी चाहिए। खत्म। प्लीज इसका स्ट्रेस ना ले। ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, आप बस एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक कर लेगा, क्रेडिट वर्दीनेस ढंग से देखते हैं कि नहीं वो चेक कर लेगा, फिर फाइल खोल देगा। फाइल में बच्चों सबसे पहले निकलेगा प्रपोजल, प्रपोजल के बाद निकलेगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद होगा इनवॉइस। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना चाहते हो, पहले प्रपोजल आया होगा, फिर एग्रीमेंट हुआ होगा, फिर इनवॉइस आया होगा। कम ऑन यस और नो। ये 3 चीज आ गई हमारे पास, आ जाओ टिक कर लेते हैं। ये 3 चीज आ गई हमारे पास, प्रपोजल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इनवॉइस हो गया, फिर उसके बाद लीज एक्सेप्टेंस लेटर, ये भी हो गया साथ में जो हमने गुड्स वहां पे छोड़े, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेंगे। क्या बोलती पब्लिक, बताओ, क्लैरिटी है इस पे, क्लैरिटी है इस पे, आसान था बिल्कुल। आ जाओ, इसी से रिलेटेड बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, और वो है कि डिस्टिंग्विश कर दो किसके बीच में, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के बीच में। ये आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में दे रखा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में रख दिया है। देखिए, वैसे आप लोग अकाउंट्स में AS 19 आपने पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, ये कैसे हो जाता है भाई। कोर्स में है AS 19, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बट मैं जल्दी से आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज में लिमिटेड पर्पस के लिए अपने डिस्कशन के लिए क्या क्या आता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉफी डिस्पेंसर, ये सब ऑपरेटिंग लीज में आते हैं। फाइनेंशियल लीज में जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह बड़े बड़े चीजें जो है वो आ जाती है। राइट, एसेट ओनरशिप यहाँ पे हमेशा लेसर के साथ रहती है, और इसमें ऑप्शन होता है कि वो लेसी के पास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। सर आप सलाविया भी हमें लीज पे दोगे क्या? हाँ बेटा, ऐसा रख लेते हैं, सलाविया भी आपको लीज पे दे दूंगा, नलायक। अच्छा जी, अकाउंटिंग, सीन एज रेंटिंग, पेमेंट आर एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम लोग ऑपरेटिंग लीज में क्या देखते हैं, बेसिकली रेंटिंग देखी जाती है। अगर आपने मुझसे कोई ऑपरेटिंग लीज पे सामान लिया है तो आपने रेंट पे लिया और आप मुझे पेमेंट करोगे, वो आपके लिए एक्सपेंस है। ओके, एंड यहाँ पे सीन एज लोन, एसेट, लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड बाय द लेसी। समझे आप मेरी बात को? अगर ऑपरेटिंग लीज पे लिया है आपने कुछ बच्चों मुझसे, सॉरी फाइनेंशियल लीज पे लिया है, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, आप एसेट दिखाओगे और साथ में उसका लोन दिखा दोगे। ओके, बाइंग ऑप्शन, नो परचेज ऑप्शन एट द एंड, और यहाँ पे बच्चों फाइनेंशियल लीज में परचेज ऑप्शन आपके पास रहता है। एक्सपेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेसी कवर्स लीज पेमेंट एक्सपेंसेस ओनली, बाकी सारे खर्चे, कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, कोई बाकी चीज है, वो सब लेसर करता है। और यहाँ पे देखिए, लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशनल कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। टैक्स एडवांटेज, यहाँ पे बच्चों पेमेंट एज एन एक्सपेंस ट्रीट होती है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन कौन लेगा? लेसर लेगा, लेसर लेगा बच्चों, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? लेसर के पास है। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? डिडक्टेबल रहेगी। किसके लिए? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लेसी जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाला है, इंटरेस्ट क्लेम करने वाला है। डन, बोलिए, लीजिए। तो ये बच्चों मैंने क्विक एक टेबल आपके लिए इन नोट्स में डाल दी है, आप इसको जल्दी से रेफर कर सकते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुझसे अच्छी तरह आती होगी भाई, आपने इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग सीखी हुई है। अदरवाइज सिंपली नहीं भी आती तो आपके एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट है। इजी इजी। मेन टॉपिक, लीजिंग कंपनी का ऑडिट आप लोग कैसे करने वाले हैं, आइए एक बार रिवाइज करा दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर उसके बाद क्रेडिट वर्दीनेस, फिर उसके बाद तो फाइल खोल दो। फाइल में बच्चों थोड़ा क्रोनोलॉजिकली चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रपोजल आया होगा, फिर आपने एग्रीमेंट किया होगा, फिर आपने इनवॉइस इशू किया होगा, फिर आपने गुड्स डिलीवर किए होंगे तो एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, और लास्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। क्रोनोलॉजिकली याद रखना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आप इवेंट्स अपने माइंड में चला सकते हो। डन,
लीजिए। और उसके बाद कोई डिफरेंस पूछ ले तो आप बेसिक डिफरेंस याद रखिए, ऑपरेटिंग लीज काइंड ऑफ रेंटिंग है, फाइनेंशियल लीज काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू बाय द एसेट है। डन, बोल दीजिए। अब इसके हिसाब से पूरा डिफरेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछता हूं। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज द लेसी विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। हु विल क्लेम? द लेसर विल क्लेम द डेप्रिसिएशन बिकॉज ही इज द ओनर। आई लीजिए बच्चों, आखिरी टॉपिक बच्चों आज का, और वो है हायर परचेज। क्या है? हायर परचेज। अब मुझे बता दो, हायर परचेज बच्चों आपके कोर्स में है कि नहीं? पहले तो ये बता दो, फिर मैं बाद में बात करूं कुछ। नवंबर 23 तक था? नहीं था, पहले था, ये था, वो था, सब आई से रायता फैला दिया भाई साहब। ये आधे बच्चे कुछ पढ़ के आए, आधे बच्चे कुछ नहीं पढ़ के आए। देखो, हायर परचेज मोटे मोटे तौर पे आप ये समझो बच्चों, इज एन एग्रीमेंट टू हायर और इज एन एग्रीमेंट टू परचेज। चलो ये बता दो, जल्दी बताओ, इज एन एग्रीमेंट टू हायर और इज एन एग्रीमेंट टू परचेज? और यही सबसे बड़ी गलती है बच्चों, इट इज एन एग्रीमेंट टू परचेज। द मेन एलिमेंट इन द हायर परचेज एग्रीमेंट इज परचेज, नॉट द हायर। हायर बस इन्होंने ऐसी यूज कर रखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह, राइट? मेनली हायर परचेज का जो गोल होता है बच्चों, इट्स व्हाट, कम ऑन, इट्स व्हाट, इट्स परचेजिंग द एसेट। ओके, आइए अब इसमें होता क्या, बहुत बेसिक सी ट्रांजैक्शन समझा देता हूं जिनको नहीं पता है। आप अगेन कोई प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हायर परचेज पे ले रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हैं। एंड में आप लोग जो है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं उसको। जनरली हर हायर परचेज का एंड बच्चों ऐसे ही होता है कि जो परचेजर होता है वो अपने पास उस मशीनरी को रख लेता है। डन। और बिल्कुल एकदम इसको ड्रिल डाउन करके बेसिक पे लेके आना चाहते हो तो किस्तों पे जो सामान खरीदते बेटा उसे हायर परचेज होते हैं, राइट? बोल दो, आ जाओ। देन अब जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों वही हो गया, कंपनी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक कर लो, हुआ 315, कम ऑन। अच्छा जी, उसके बाद फिर से बच्चों देखना वही सारी बातें आएगी। हायर परचेज एग्रीमेंट, क्रेडिट वर्दीनेस, इजी है बिल्कुल, राइट? एक बात, अब कुछ बातें एक्स्ट्रा आनी शुरू हो जाएंगी, वो मैं आपको बताता हूं, पहले इन सबको पढ़ा देता हूं। वेरीफाई द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंफर्म हायर परचेज एक्टिविटीज आर ऑथराइज्ड। हायर परचेज एग्रीमेंट्स इंश्योर एग्रीमेंट्स आर रिटन साइंड बाय ऑल पार्टीज इन डिटेल। और उसके अंदर बच्चों क्या क्या लिखा होना चाहिए? हायर परचेज एंड कैश प्राइस क्या है, एग्रीमेंट कब शुरू हो रहा है, इंस्टॉलमेंट के नंबर, अमाउंट, ड्यू डेट, पेई एंड पेमेंट लोकेशन वगैरह, यानी कि सारी डिटेल्स जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे वो सब चीजें होनी चाहिए। बस हायर परचेज वर्ड यूज कर देना। क्रेडिट वर्दीनेस, तो आप किसी को भी हायर परचेज में सामान दे दोगे क्या? आंसर इज नो। आप सामने वाले की सबसे पहले क्या चेक करोगे? क्रेडिट वर्दीनेस। आई होप क्रेडिट वर्दीनेस पता है, यानी कि इसकी भाई साहब वापस रीपे करने की क्षमता, राइट? जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे 50 रुपए उधार लिए थे और फिर जब आपने वापस मांगे उसने नहीं दिए, तो आप उसको दोबारा उधार नहीं दोगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे उसे? क्रेडिट वर्दीनेस इसकी 0 है। ओके, इसके लिए बच्चों और भी एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे सिविल स्कोर होता है, तो आपका सिविल स्कोर चेक करके जो आपको लोन वगैरह दिए जाते हैं। आइए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कंफर्म रेगुलर रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट एज पर द एग्रीमेंट, मतलब कोई पॉइंट नहीं है इनके पास जबरदस्ती, इंस्टॉलमेंट पेमेंट रेगुलर आ रही है कि नहीं। ऑथराइजेशन, वेरीफाई रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग डायरेक्टर टू एग्जीक्यूट हायर परचेज एग्रीमेंट। पता है कितना वेला पॉइंट है? इधर देखो, हर हायर परचेज एग्रीमेंट पे कंपनी के बिहाफ पे कोई डायरेक्टर साइन करता होगा, चेक कर लो उस डायरेक्टर को कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है कि नहीं। भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन क्या कंपनी खुद साइन कर सकती है? आंसर इज नो। कंपनी के बिहाफ पे कोई ना कोई डायरेक्टर साइन करता होगा, तो वो डायरेक्टर ऑथराइज है या नहीं, तो साइन दे एग्रीमेंट। आइए, सिंपल सी बात। डाउटफुल डेट्स, एडिक्वेसी चेक करो बच्चों किसकी? प्रोविजंस। हाँ जी, एडिक्वेसी चेक करो किसकी? कम ऑन, प्रोविजन फॉर, अरे भाई एक मिनट, एडिक्वेसी चेक करो किसकी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। एंड रिपोजेशन एंड डिस्पोजल, रिपोजेशन एंड डिस्पोजल क्या होता है? सुनिए मेरी बात को। अच्छा, कई बच्चे बोले सर कंपनी की सील लगती होगी, बेटा कंपनी की स्टैंप के बाद भी डायरेक्टर के साइन होने जरूरी होते हैं एग्रीमेंट पे, सिर्फ कंपनी की सील से काम नहीं चलता है। ओके, देन रिपोजेशन एंड डिस्पोजल, रिपोजेशन एंड डिस्पोजल ये क्या है भाई? अगर कोई बंदा आपके हायर परचेज के टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा तो आप एसेट को क्या कर लेते हो? रीपोजेस कर लेते हो। अब रीपोजेस को लेके क्या प्रोसेस है? रीपोजेस करने के बाद आप लोग जो है कैसे उसे डिस्पोज ऑफ करके अपने रिकवरी करते हैं, इन सबके प्रोसेस पे बात हो रही है। रिव्यू दी प्रोसीजर्स फॉर गुड रीपोजेशन, सब्सिक्वेंट सेल और डिस्पोजल इंक्लूडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिलेटेड ट्रांजैक्शन। दैट्स इट, खत्म। इतना सारा हायर परचेज, 2-4 पॉइंट तो लीज से उठा लो। लीज से सबसे पहले क्या हुआ 315 ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके ओके, दूसरी बात आपने क्या देखी भाई? क्रेडिट वर्दीनेस देखनी है। तीसरी बात आपने क्या देखनी है? एग्रीमेंट देखना है।
और उसका वेले पॉइंट बच्चों, इंस्टॉलमेंट टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही है, जिस डायरेक्टर ने साइन किया वो ऑथराइज है कि नहीं, डाउटफुल डेट का एडिक्वेट प्रोविजन है कि नहीं, और रीपोजिशन और डिस्पोजल के क्या प्रोसीजर्स है। आसान। लीजिए नीचे वाले चार्ट में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको बता रखा है हायर परचेज काम कैसे करता है। तो लीजिए, गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर अंडर द कंडीशन दैट हायरर विल पे इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। द हायरर हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप ट्रांसफर, और उस केस में गुड्स को रिपोजेस कर लिया जाता है। दैट्स इट। ओके, बोल दीजिए। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों ये। मेरे हिसाब से तो ये इस समय पढ़ाने नहीं चाहिए थे आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे। हायर परचेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार मुझे बता दीजिए हायर परचेज में क्या क्या पॉइंटर्स लिख के आएंगे। सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्ट क्लॉज देख लेंगे, हायर परचेज एग्रीमेंट देख लेंगे, क्रेडिट वर्थिनेस देख लेंगे, तो सेम आ गए हमारे पास लीज वाले। इसके बाद क्या किया आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देख लिया, डायरेक्टर ऑथराइज है कि नहीं ये देख लिया, रीपोजेशन और डिस्पोजल के प्रोसीजर देख लिया। खत्म खत्म, टॉपिक खत्म, फिनिश। लीजिए दिस इजी। चलिए अब क्या है, अब क्या बचा बच्चों, अब हमारे पास कुछ भी चीजें नहीं बची है। हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आखिरी सांसें ले रहा है। पहले मैं आपको आज की रिवीजन वीडियो जल्दी से करवा देता हूं और उसके बाद आपसे चर्चा कर लूंगा। आ जाओ मेरे साथ अब रिवीजन वीडियो में जल्दी जल्दी।